हेलो अभिमान, कैसे हो सब लोग? हाँ जी, हाँ जी बच्चों। तो भाई कहाँ पे थे हम लोग पीजीबीपी कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? पीजीबीपी में प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन किया था लास्ट क्लास, यस और नो? और मैंने आपको समझाया था प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, मुझे याद आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क किया ही होगा, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। आप लोग होमवर्क नहीं करोगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है होमवर्क हो भी गया होगा। अगर आप लोगों को मेरे साथ आंसर्स वेरीफाई करने हैं, आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, मैं आपको आंसर्स भी इसके दे दूं। कैसे करूं? क्योंकि फिर उसमें बहुत वक्त ना लग जाए, आपको भी दिक्कत होगी। तो मैं आंसर मैं आपको ना यार आंसर इसका करवाई देता हूं। मिनट लगेगा, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, करवाई देता हूं। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। आप लोग जो है ना, आप लोग फटाफट इसको चेक कर लाना। बस आपको तो चेक ही करना है ना। आपको तो वैसे तो अपने को ने कर लिया है, तो आप लोगों ने अभी नहीं किया है तो कर लो प्लीज। Messrs QQ and Company, a sole proprietary concern, was converted into company on 1/9/2023. Before its conversion, the sole proprietary concern had a block of plant and machinery. ठीक है, WDV 1423 3 लाख रुपए। न्यू प्लांट ऑफ द सेम टाइप वॉज परचेज ऑन 1/1/24 160। क्या मैं इसको जल्दी जल्दी वाले तरीके से कर दूं? हाँ सर, आंसर बताओ सीधा सीधा। हमें तो आता है सब कुछ, वेरी गुड। मैं बस यही उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों से। ओपनिंग WDV, भाई साहब अगर आप ये तरीके से करते रहे ना, तो आपके 80 मार्क्स कहीं नहीं गए। 80 मार्क्स टैक्स के अंदर। ठीक है, सही तरीके से पढ़ाई करो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। सही तरीके से पढ़ाई करो। जब होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क करो कंप्लीट। ठीक है, और टेस्ट जरूर दो। मैं टेस्ट भी साथ साथ अपलोड कर रहा हूं। कोई आप में से कोई मुझसे टेस्ट के बारे में बात ही नहीं करता, पूछता नहीं है। तो आप लोग अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो फिर गलती कर रहे हो। टेस्ट देना है। ठीक है, आप लोग मुझे टेस्ट भेजोगे, मैं आपका टेस्ट चेक भी करूंगा। Messrs QQ and Company proprietary concern was converted into company on 1/9/23. Before the conversion, the sole proprietary concern had a block of plant and machinery. ठीक है, तो यार क्या है, ओपनिंग WDV दिया ही हुआ है 3 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा नया एसेट खरीदा है क्या? न्यू प्लांट ऑफ द सेम टाइप वॉज परचेज 1/1/24 को खरीदा है। ठीक है, चलो खरीदा है तो ये भी डाल देते हैं। मैं तो शॉर्टकट वाले तरीके से कर रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा सीरियसली मत करना। मेरी प्रेजेंटेशन को मत देखना, प्रेजेंटेशन को सीरियसली मत देखना। 460, ओके। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गई। अब मुझे बताओ मेरे को निकालना किसका है? मेरे को निकालना है, एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, और कौन है? और एक सोल के साथ साथ कौन है? कंपनी बन गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डेज हेल्ड, नंबर ऑफ डेज हेल्ड। जो एसेट है वो कितने दिन के लिए होल्ड किया गया है, वो कैसे देखेंगे? 1/9/2023 को कन्वर्जन हुई है ना, तो अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। क्या इतने दिन 153 डेज यहां पे आएगा? यस। और बताओ कंपनी में कितना आएगा? 366 डेज माइनस 153, तो ये निकाल लो, 213 दिन इसके आ गए। ठीक है, अब बताओ मैं डिप्रिसिएशन जब निकालूंगा तो ये तो कन्वर्जन के बाद खरीदा है, ये डिप्रिसिएशन तो सिर्फ कंपनी को मिलना चाहिए। तो 3 लाख रुपए का कितना परसेंट? 15%, 45,000। पहले तो इसको बांट दो ना, मैं बांट देता हूँ। 45,000 इंटू 153 डिवाइडेड बाई 365 विच इज इक्वल टू 18863। ठीक है, और ये वाला आ गया 45,000 इंटू 213 डिवाइडेड बाय 366, ये आ गया 26188। 26188 तो बराबर नहीं आ रहा, क्या कर दिया? 45,000 इंटू 153 डिवाइडेड बाय 366। ओहो, यहां मिस्टेक कर दी। ये आ रहा है 18812। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब बताओ नंबर ऑफ डेज हेल्ड न्यू एसेट के लिए भी बताओ। न्यू एसेट के लिए भी कर लेते हैं फटाफट। नंबर ऑफ डेज हेल्ड कितना है न्यू एसेट का? है अच्छा, नंबर ऑफ डेज हेल्ड न्यू एसेट का निकालना भी क्यों है? न्यू एसेट का तो डेप्थ सीधा सीधा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो 1,60,000 उसका 7.5%, बताओ कितना आया? 1,60,000 का 7.5% आया 12,000 रुपये। ये सीधा कंपनी को मिल जाएगा। मुझे बताओ टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया? 818,812, और इसका कितना आया? 26,188 प्लस 12,000। तो ये आएगा। आंसर चेक कर लेना भाई, जिन्होंने आंसर चेक करना है। ठीक है, 38,188 और 18,812। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसकी भी मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, फटाफट इसका भी सॉल्यूशन दे देता हूँ। 60 लाख अनदर एसेट वाज परचेज इन सेम ब्लॉक ऑन 1/11/23, यानी
कन्वर्जन से पहले, ओके, कन्वर्जन हुई 1 जनवरी को। आफ्टर कन्वर्जन AB लिमिटेड हैज परचेज अनदर एसेट इन द सेम ब्लॉक, ओके। तो क्या करो, ओपनिंग WDV निकालो। ओपनिंग WDV कितनी दी हुई है, 60 लाख रुपए, प्लस नया एसेट खरीदा है। नया एसेट जो खरीदा है वो कितने का है, 12.5 लाख रुपए। कब खरीदा है, 1/11/2023, यानी हाफ रेट वाला, बोलो हाफ रेट वाला कितने का, 12.5 लाख रुपए का, 12.5 लाख। मुझे बताओ, एंड पुट टू यूज XY अमालगमेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024। ये कंपनी अमालगमेट हो गई, ओके। आफ्टर कन्वर्जन कंपनी ने खरीदा ना, इसको तो हम बाद में कर लेंगे ना, कॉमन एसेट निकाल लेते हैं पहले, 72.5। लो जी, ठीक है। अब क्या करें, 72.5, हमने डेप्रिसिएशन कन्वर्ट करना है। अमालगमेशन, एक XY लिमिटेड है और एक AB लिमिटेड है, तो XY और AB। मुझे बताओ 60 लाख पर आपने निकाला होगा 15%, हाँ, तो 60 लाख पे 15% तो हो गया 9 लाख। 9 लाख को बांट देते हैं, कब जाके कन्वर्जन हुई है, 1 जनवरी 2024, तो 9 लाख का 1 जनवरी के हिसाब से 30 अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, 275 डेज। तो ये हो गया 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 366, और 275 माइनस 366 ये आ रहा है 91, ओके। तो 9 लाख रुपए इंटू 91 डिवाइडेड बाय 366, बताओ ये कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 366 विच इज इक्वल टू 67623, 6229, इसको 6230 कर देते हैं, 676230, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 9 लाख रुपए इंटू 91 डिवाइडेड बाय 366, ये आ रहा है 223770, ठीक है। ये आ गया मेरा XY और AB का, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे पास 6 लाख के 60 लाख के बाद 12.5 लाख का एक और एसेट खरीदा है, उस पर हाफ रेट डेप्रिसिएशन है, 12.5 लाख का 7.5%, 12.5 लाख का 7.5%, ठीक है। तो ये आ रहा है 93750, और इसका भी हमें, इसका जो है ना, इसका भी नंबर ऑफ डेज हेल्ड देखने पड़ेंगे। इसका नंबर ऑफ डेज कब से देखोगे, जब ये खरीदा गया है, कब खरीदा गया, 1/11 को, तो नवंबर में है 30 और दिसंबर में है 31, तो 61, तो ये हो गया 93750 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइडेड बाय 366, नो नॉट 366, ये होगा 61 और 91, 152, ठीक है। तो ये हो गया 93750 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइडेड बाय 152, ये आ रहा है 3737623, और ये कितना आ रहा है 93750 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 152, 93750 डिवाइडेड बाय इंटू 91 डिवाइडेड बाय 152, ठीक है, 56127, बस। और एक और डेप्रिसिएशन है जो सीधा सीधा इसी को मिलेगा, वो मिलेगा आखिरी वाले एसेट पर, क्योंकि वो कन्वर्जन के बाद खरीदा है, 20 लाख रुपए का 7.5% सीधा सीधा कंपनी को देना है, ठीक है। 20 लाख का 7.5% सीधा सीधा लास्ट वाली कंपनी, जो अगली कंपनी है अमालगमेटेड कंपनी, उसको देना है 1.5 लाख रुपए। बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 676230 प्लस 37623, ये हो गया 713853, और ये हो गया 223770 प्लस 56127 प्लस 1.5 लाख रुपए, 429897। क्या ये बात समझ में आई, ये हो गया हमारा टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। तो आंसर मैंने लिख दूं यहां पर भी, ताकि मेरे पास भी सेव रहेगा। ये हो गया 18812, इसका 18812, और दूसरे का 38188, और इस वाले का क्या आंसर आ रहा है, यार है 713 और दूसरे का क्या आ रहा है 429 ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया, तो हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। इज दैट क्लियर? बताओ
नाउ राइट डाउन, एक नए टॉपिक पे चलते हैं, इसका नाम है डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर generating oblique distributing companies. डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज क्या है? बिजली बनाने वाली या बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको जो डेप्रीसिएशन देंगे ना वो ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड बेसिस पे नहीं देंगे, हम आपके लिए कोई नया मेथड अप्लाई करवाएंगे। अच्छा, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। इनके लिए पता है क्या मेथड लेके आया? एसएलएम मेथड लेके आए। ओ माय गॉड, एसएलएम मेथड से क्या होता है? एसएलएम मेथड से ज्यादा डेप्रीसिएशन मिलता है। एसएलएम मेथड से ज्यादा डेप्रीसिएशन मिलता है, यस और नो? सो राइट डाउन, देयर इज an option for power generating oblique distributing companies for calculation of depreciation as per income tax act। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनको एक ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन है वो? इन केस ऑफ सच कंपनीज they are allowed to opt for SLM method for calculation of depreciation instead of block of assets method। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड की जगह पर कौन सा मेथड अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है? आपको बोला जा रहा है एसएलएम मेथड यूज करो। क्या मेथड बोला जा रहा है? एसएलएम। अच्छा, एसएलएम मेथड में क्या फायदा होता है? एसएलएम मेथड में डेप्रीसिएशन ज्यादा मिलता है। क्या ये बात समझ में आती है? दिस मेथड, मतलब अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको ये बात बता देता हूं। ये देखो एसएलएम और ये देखो डब्ल्यूडीवी। मशीनरी है 1 लाख रुपए की, मशीनरी है 1 लाख रुपए की, डेप्रीसिएशन है 10%, तो क्या होगा? 10,000। कितनी वैल्यू रह जाएगी? 90,000। क्या अगले साल भी 10,000 रुपये रहेगा? डेप्रीसिएशन हमेशा क्या रहेगा? सेम। मुझे बताओ, थर्ड ईयर में भी डेप्रीसिएशन 10,000 ही रहेगा? यस, यस और नो? जबकि डब्ल्यूडीवी वाले में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रीसिएशन पहले साल तो कितना रहेगा? 10,000। कितनी वैल्यू आ गई? 90,000। फिर अगले साल का डेप्रीसिएशन निकालेंगे और वो हो जाएगा 9,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 9,000। कितनी वैल्यू रह जाएगी? 81। ये डेप्रीसिएशन लगता है 90,000 रुपये पर 10%, 9,000, 81। और फिर डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 81,000 पर 10%, विच इज 8100। तो ये हो गया 72,900। क्या आपको दिख रहा है डेप्रीसिएशन कम होता जा रहा है? यस, ये डेप्रीसिएशन कम होता जा रहा है। यहां पे डेप्रीसिएशन बराबर है, यहां पे सेम है और यहां पे कम होता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए एसएलएम मेथड हर हाल में बेटर है, ठीक है? और ये मेथड जब इनको दिया गया ना ऑप्शन, इससे इनको फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको ये मेथड चाहिए तो दिस मेथड कैन बी चेंज्ड। आप चाहो तो ये मेथड ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, ओनली वंस, मगर आप पूरी जिंदगी में एक ही बारी ऑप्ट कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट आईटीआर। सो पहली बार जब आपने आईटीआर भरी, उस आईटीआर भरते वक्त आपका ये मेथड जो है
ये मेथड जो है, दिस मेथड कैन बी चेंज्ड, मतलब आप चाहो तो ये एसएलएम मेथड ले सकते हो ये, बट ले कर सकते हो कब लोगे, ओनली वंस, एक ही बारी ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली आईटीआर के वक्त, ठीक है, मतलब आप साल में चाहो तो मेथड चेंज कर लिया, बट आप लोगों ने एक ही बारी मेथड चेंज करने का ऑप्शन है, वो है कि आपको एसएलएम लेना है, तो फिर आपका पूरा टाइम एसएलएम चलता रहेगा, फिर डब्ल्यूडीवी में वापस नहीं आ पाओगे। और अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड ही चलते रहना है तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड चलने दो। क्या मेरी बात समझ में आई? बट मुझे बताओ क्या करना चाहोगे, ज्यादा डिप्रिसिएशन लेना चाहोगे या कम? ज्यादा। तो जब ज्यादा लेना चाहोगे तो ये मेथड बेस्ट है कि नहीं है, एसएलएम वाला? हाँ, तो एसएलएम मेथड ही लेना चाहोगे। बट ऐसे केस में जब भी कभी एसेट को बेचा जाएगा, ऐसे एसेट्स को बेचा जाएगा जिनके ऊपर क्या लग रहा है, एसएलएम, तो उसका कैपिटल गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या मैंने आपको पिछली क्लास में कैपिटल गेन निकालना सिखाया था इन द केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट? वो ब्लॉक वाले एसेट्स थे। कौन से वाले? ब्लॉक वाले। हम लोग यही समझते हैं डेप्रिशिएबल एसेट ब्लॉक वाले हैं, बट पावर जनरेटिंग कंपनीज को तो एसएलएम ऑप्शन दिया। जब एसएलएम ऑप्शन दिया ना, तब ब्लॉक वाले तरीके से नहीं करना, तब क्या करना है, तब हम लोगों को सिंगल सिंगल एसेट का डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या ये बात समझ में आई? जैसे हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। इज दैट क्लियर? बट एसएलएम के बेसिस पे करना है। ओके, नाउ दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यह आती है कि उनके जब एसेट बेचे, कौन से वाले? ब्लॉक वाले, तो उनका तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया कि कैपिटल गेन कब आता है, याद है ना, पिछली क्लास में करवाया था। बट इसमें कैसे करेंगे? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या वैसी रहेगी? नहीं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। सो राइट डाउन consequences if assets of such company is sold, अगर एसेट्स ऐसी कंपनी के बेचे जाएं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? सो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस इज नंबर 1, टर्मिनल डिप्रिसिएशन। टर्मिनल डिप्रिसिएशन, मुझे बताओ टर्मिनल डिप्रिसिएशन का क्या मतलब है? अंडर दिस लिखते हैं पहले, इफ सेल वैल्यू ऑफ एसेट is less than the book value of asset, then the difference is called as terminal depreciation. Then the difference is called as terminal depreciation, and such terminal depreciation is allowed as a deduction under the head PGBP. मैंने कहा कि मैंने अगर एसेट को बेचा बुक वैल्यू से कम पे, तो आपको अकाउंट्स होता तो ये लॉस बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बट इनकम टैक्स में लॉस ना बोलकर क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सो इफ द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड सच टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी। मुझे बताओ, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने एसेट खरीदा 10 लाख रुपए का। कितने का खरीदा? 10 लाख रुपए का। आज तक का डेप्रिसिएशन आप 3 सालों का मान लो कैलकुलेट करते रहे और माइनस करके 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया। आपकी वैल्यू आ गई है 7 लाख रुपए। इसको बोलेंगे क्या? बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? बुक वैल्यू। आपने ये एसेट ना बेच दिया है। कितने का बेच दिया है? आपने ये एसेट बेच दिया है 6 लाख रुपए में। कितने में बेच दिया है? 6 लाख रुपए में। कितने रुपए का एसेट था? 7 लाख का एसेट था। कितने में बेच दिया है? 6 लाख में बेच दिया है। तो क्या आपको लॉस हो गया है? हाँ,
अकाउंट्स होता तो हम इसको लॉस ऑन सेल ही बोलते, बट इनकम टैक्स में लॉस ऑन सेल ना बोलकर इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या है ये? टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनेट करने का डेप्रिसिएशन। क्या टर्मिनेट कर दिया है आपने एसेट को? हाँ, 7 लाख का एसेट टर्मिनेट हो गया है, 7 लाख का एसेट बेचा 6 लाख का, तो आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितने का? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन is allowed as deduction under the head PGBP। क्या ये बात समझ में आई? आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर द हेड PGBP। नंबर 2, मतलब PGBP में आप नुकसान दिखा सकते हो इस चीज को कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है बेचने पर। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर एक आता है बैलेंसिंग चार्ज। क्या आता है? बैलेंसिंग चार्ज। नाउ बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है? राइट डाउन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट इज मोर देन book value of asset, then the difference up to the extent of actual cost shall be treated as balancing charge। and such asset and such amount is chargeable to tax under the head PGBP। क्या ये बात समझ में आई? कहता है अगर एसेट को आपने बेचा, एक्चुअल को आपने एसेट को बेचा बुक वैल्यू से ज्यादा पर, तो अकाउंट्स होता तो हम इसको प्रॉफिट ऑन सेल बोलते हैं ना, हम इसको यहां पे बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं और ये टैक्सेबल हो जाता है, इनकम है। मुझे बताओ, क्या आपने 10 लाख का एसेट 7 लाख रुपए का दिखाया हुआ है, इसका मतलब 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो क्या आपने वो नुकसान दिखाया हुआ है, इसका मतलब वो 3 लाख रुपए से प्रॉफिट कम किया हुआ है। जब रिकवरी हुई, जब एसेट बेचा, तो क्या वो 3 लाख में से कुछ पैसा रिकवर हो गया? हाँ, तो जितना पैसा रिकवर हो गया वो इनकम बन गई अंडर द हेड PGBP। क्या ये बात समझ में आई? So if selling price of the asset is more than the book value of asset, then the differences up to the extent of actual cost shall be treated as balancing charge and such amount is chargeable to tax under the head PGBP। For example, मान लो एक्चुअल कॉस्ट है 10 लाख। कितनी है एक्चुअल कॉस्ट? 10 लाख। आपका अभी तक का डेप्रिसिएशन 3 सालों का एसेट का है 3 लाख रुपए, ठीक है? वैल्यू कितनी बच गई? 7 लाख रुपए। ये आपकी क्या आ गई? बुक वैल्यू। आपने बेच दिया ये एसेट 9 लाख रुपए में। मुझे बताओ, कह रहा है बुक वैल्यू, सेलिंग प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 लाख रुपए ज्यादा है। तो जो 2 लाख रुपए है वो माना जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। क्या माना जाएगा? बैलेंसिंग चार्ज। और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP, अंडर द हेड PGBP। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये PGBP में इनकम बन जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, मुझे एक और बात बताओ। एक और बात यहां पे लिखी है, डिफरेंस अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इसका क्या मतलब है अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट? इसका मतलब यह है कि अगर एसेट जो बेचा गया वो 10 लाख से भी ज्यादा वैल्यू पर बेचा गया, तो जो 10 लाख से ज्यादा वैल्यू पर आया ना, उतना गेन को हम कैपिटल गेन बोलेंगे। दोस्तों मुझे बताओ, क्या आपने लॉस डेप्रिसिएशन के नाम से 3 लाख तक बुक किया हुआ है? हाँ। रिकवरी कितनी हुई है? अगर आपने एसेट 10 से भी ऊपर पे बेच दिया तो रिकवरी क्या 3 से भी ज्यादा हो गई? हाँ। तो 3 लाख तक तो PGBP में नुकसान दिखाया था ना, तो 3 लाख PGBP में ही टैक्सेबल होगा। बट 3 लाख से ज्यादा का जो फायदा हो रहा है वो टैक्सेबल कहां होगा? वो होगा कैपिटल गेन में। कहां होगा? कैपिटल गेन में। क्या इतनी बात समझ में आती है? राइट डाउन। हमारा पॉइंट नंबर 3,
इसका नाम है कैपिटल गेन। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट is more than the actual cost of the asset, then the difference is subject to capital gain. Then the difference is subject to capital gain. क्या ये बात समझ में आई? अगर सेलिंग प्राइस मेरा एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो डिफरेंस कैपिटल गेन बन जाएगा। आओ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन कौन सा? मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने एक एसेट खरीदा, कितने का था? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का खरीदा है एसेट, और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन 3 सालों का कितना है? 3 सालों का डेप्रिसिएशन है, मान लो 3 लाख रुपए। कितना है? 3 लाख रुपए। वैल्यू कितनी बच गई? 7 लाख रुपए। इसको बोलेंगे क्या? बुक वैल्यू। आपने इसको बेच दिया है, आपने इसको बेच दिया है। कितने में बेच दिया है? मान लो 11 लाख में बेच दिया है। तो मुझे बताओ कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है? 4 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया है। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया है? 4 लाख रुपए। ये जो 4 लाख रुपए का डिफरेंस आया है, ये 4 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया है, इसमें से 3 लाख रुपए जो 7 और 10 का डिफरेंस है, यानी 3 लाख रुपए, वो टैक्सेबल होगा एज अ बैलेंसिंग चार्ज, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये पीजीबीपी की, ये जो पीजीबीपी में लॉस दिखाया था उसी की इनकम की रिकवरी हो गई, तो ये पीजीबीपी इनकम बनेगी। और 1 लाख रुपए जो एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा आया है, उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। क्या ये बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है दोस्तों? तो ये है एक केस। 3 लाख रुपए, क्योंकि लॉस ही 3 लाख रुपए तक बुक किया था, तो 3 लाख रुपए तो पीजीबीपी इनकम होगी, और जो 10 से ऊपर बिका है, क्योंकि 11 का बेचा है, तो 1 लाख रुपए कैपिटल गेन होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? दैट्स इट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। ठीक है, ये कौन सा केस था? अगर हम लोग, कौन से कंपनीज हैं? पावर जनरेटिंग वाली कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अगला टॉपिक लिखते हैं, राइट डाउन, राइट डाउन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या टॉपिक का नाम है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, नाम से पता चल रहा है एडिशनल का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन। मतलब क्या ये नॉर्मल के अलावा है? हाँ, ये नॉर्मल के अलावा है, यानी नॉर्मल जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, नॉर्मल के अलावा वाले को एडिशनल कहते हैं। नॉर्मल के अलावा वाले को एडिशनल बोलते हैं। ओ माय गॉड, मतलब आप कंपनी हो, कंपनी मशीनें खरीदती है, मशीन खरीदने पर गवर्नमेंट क्या कहती है? भाई जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो लोगे ही, एडिशनल भी देंगे हम आपको। ये तो बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट दे रही है। मुझे बताओ, अकाउंट्स में ऐसा होता है? नहीं। तो ये सिर्फ कहां होती है? इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में होती है। सर ये तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान होगा। हाँ नुकसान होगा, बट गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट अपने ही फायदों के लिए एडिशनल डेप्ट देती है। कैसे? देश का फायदा होगा दोस्तों, देश का फायदा होगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए करती है कि जिससे हमारे देश की प्रोडक्शन, जीडीपी, नेशनल इनकम बढ़े। इज दैट क्लियर? तो आपको कहती है अगर आप ऐसा काम करोगे तो हम आपको एडिशनल डेप्ट देंगे। इस लालच में लोग करते हैं, और करने से क्या होगा कि कंपनीज का तो फायदा होगा ही, हमें भी, हमारे देश को भी क्या होगा? ओवरऑल फायदा होगा। तो ऐसे इंसेंटिव देती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द इंसेंटिव। क्या ये बात समझ में आई? इसकी भी कुछ शर्तें हैं, एसेंशियल कंडीशंस। पहली शर्त, assessee must be engaged in the business of manufacture or production of any article or thing
और is engaged in generation और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर जनरेटिंग कंपनीज को भी ये बेनिफिट मिल रहा है। ओके, पावर जनरेटिंग कंपनीज को भी ये बेनिफिट मिल रहा है, और जो भी आर्टिकल या प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उन मैन्युफैक्चरर्स को भी मिल रहा है। सो मैन्युफैक्चरर से हमारे देश को क्या फायदा? अरे भाई, जीडीपी बढ़ेगा ही उनकी वजह से, हमारे देश का इनकम बढ़ेगा ही उसी की वजह से। इज दैट क्लियर? तो लो, पहला शर्त तो ये रख दी कि इन्हीं को मिलेगा ये बेनिफिट। नंबर दो, असेसी या एसेट must be purchased and put to use during the previous year। ये एसेट जो भी हम बात कर रहे हैं, ये एसेट परचेज एंड पुट टू यूज करना जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये एसेट में आएगा कौन? एसेट मतलब है, एसेट मींस प्लांट एंड मशीनरी। क्या होना आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। क्या ये बात समझ में आ गई? सो प्लांट एंड मशीनरी इसमें कवर्ड है। एसेट मींस प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। एसेट मस्ट बी परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसेट का मतलब है यहां पे प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 3, फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरीज आर एक्सक्लूडेड, मतलब ये वो मशीनरीज हैं जिसका मैं नाम लेने वाला हूं जिनको एडिशनल डेप्थ नहीं दिया जाएगा। नंबर वन, एनी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने खरीदी है तो आपको हम एडिशनल डेप्थ नहीं देंगे। एनी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी प्लांट एंड मशीनरी installed in office premises, residential accommodation और गेस्ट हाउस। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो कहां लगाई गई हो, ऑफिस में लगाई गई हो, रेजिडेंशियल एरिया में लगाई गई हो, या फिर गेस्ट हाउस में लगाई गई हो, उन प्लांट एंड मशीनरीज का एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कहां का एडिशनल डेप्थ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में लगाने वाली। हाँ, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीनें चाहिए ना, तो फैक्ट्री में लगाने वाली होगी। क्या ये बात समझ में आई? सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का नहीं देंगे, क्योंकि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी कभी नई प्लांट एंड मशीनरी होगी, किसी ना किसी ने खरीदा होगा, तो जिसने भी खरीदा होगा पहली बार उसने एडिशनल डेप्थ ले लिया होगा। तो इसलिए बार बार हम लोग हर बार एडिशनल डेप्थ नहीं दे सकते सेम मशीन पर। तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का कोई एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस में लगाई गई हो, रेजिडेंशियल एरिया में या गेस्ट हाउस में, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सी पार्ट, एनी ऑफिस अप्लायंस, इसका कोई भी एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। ऑफिस वाली चीजों का एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। बट हीरो होंडा के साथ एक ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से ऑफिस अप्लायंसेस में से कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ऑफिस अप्लायंसेस होते हैं, बट उनका एडिशनल डेप्थ मिल गया। हीरो होंडा कंपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाता है, और उन कंप्यूटर स्क्रीन से वो पूरे प्लांट को ऑपरेट करता है। अब उस हीरो होंडा ने कहा कि भैया कंप्यूटर्स के बिना मैं अपनी प्लांट एंड मशीनरीज को सुपरवाइज नहीं कर सकता हूं, तो मेरी प्रोडक्शन हैम्पर होगी। इसी रीजन से कंप्यूटर्स को भी उन्होंने क्या बोला कि ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही कवर होती है, तो क्या हमें इसका भी एडिशनल डेप्थ मिलना चाहिए? तो उन्होंने तो एडिशनल डेप्थ ले लिया, बट इनकम टैक्स वालों ने डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि ऑफिस अप्लायंसेस का तो मिलना नहीं था। तो हुआ क्या ये ऑफिस अप्लायंस कंप्यूटर क्या आपकी फैक्ट्री में लगा हुआ है? हाँ। क्या वो मशीनरी के काम के लिए ही यूज हो रहा है? हाँ। तो क्या इसका एडिशनल डेप्थ मिल जाना चाहिए? यस, मिल जाना चाहिए। ये बात कोर्ट ने बोली। तो एक जजमेंट है जो कि हाई कोर्ट जजमेंट है, जो कि यहां पर इसके अंदर आई। तो मैं आपको इसके बारे में भी लिख कर दे रहा हूं थोड़ा सा। कंप्यूटर वॉज installed in office area
of factory premises which is utilized for supervising the production process. ठीक है, ये काम हुआ था, फिर क्या हुआ? द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट goes in favor of Hero Honda that since computers is utilized for the purpose of supervising the production process, therefore additional depth shall be allowed on computers. क्या इतनी बात सबको समझ में लगी कि कंप्यूटर्स ऑफिस एरिया में लगाए गए थे? फैक्ट्री प्रीमिसेस में कहां लगाए गए थे? ऑफिस एरिया में, सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट क्या दी? ये फेवर में गई हीरो होंडा के, दैट सिंस कंप्यूटर्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, देयरफॉर एडिशनल डेप्थ शैल बी अलाउड ऑन द कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? मुझे पता है कंप्यूटर्स जो है, आपको याद है कंप्यूटर्स पे एडिशनल डेप्थ क्या, नॉर्मल डेप्थ ही 40 है, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ पहले से ही 40 है, एडिशनल डेप्थ और मिलेगा। कितना मिलेगा अभी तक मैंने बात ही नहीं करी, कितना मिलेगा वो भी बात करेंगे। तो मुझे बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कौन कौन सी ऐसी मशीनरीज हैं जिनका एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी का नहीं मिलेगा, ऐसी प्लांट मशीनरी जो ऑफिस एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, गेस्ट हाउस में लगाई गई है उनका नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लायंसेस का नहीं मिलेगा। डी एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर है तो उसका नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। ई पार्ट मतलब कार है ना, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनका नहीं मिलेगा। नंबर 5 शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स का भी नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का भी नहीं मिलेगा। इफ एनी प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% deduction has already been claimed, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिन पर आपने ऑलरेडी 100% डिडक्शन क्लेम कर ली है तो उनका पर भी गवर्नमेंट ने कहा एडिशनल डेप्थ नहीं देंगे। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नहीं देंगे, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का नहीं देंगे, और कौन सी मशीनरीज का नहीं देंगे? ऐसी कोई मशीनरीज हो जिसका आप ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले चुके हो। सर ऐसी भी कोई मशीनें होती हैं? सर आपने तो बोला था मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो रेट होता है वो 40% होता है, तो आप 100% कैसे ले सकते हो? बच्चों हम कुछ सेक्शन पर पढ़ेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक वन ऑफ द सेक्शन है जिसमें 100% डिडक्शन मिलती है अगर आप कैपिटल खर्चा करते हो। ऐसे ही स्पेसिफाइड बिजनेस एक पढ़ेंगे सेक्शन 35 AD, जिसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी अगर ऐसी मशीनरी खरीदी जो स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर ली है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है पहले साल में ही। तो मुझे बताओ 100% डिडक्शन अगर मिल गई तो क्या आपको एडिशनल भी मिलेगा? भाई क्या बच्चे की जान लेगा? 100 ऑलरेडी ले लिया है तो क्या 120 मिलेगा या 30 मिलेगा, 40 मिलेगा? नहीं, आपको सिर्फ 100% ही मिलना था, मिल गया है, तो आपको एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने मशीनरीज हैं जिन पर एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा? सेकंड हैंड मशीनरीज पर नहीं मिलेगा, प्लांट और मशीनरी जो ऑफिस में, रेजिडेंशियल में या गेस्ट हाउस में लगाई गई है उन पर नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लायंसेस में नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स जो ऑफिस एरिया में लगाए फैक्ट्री प्रीमिसेस में
फॉर द वर्क ऑफ सुपरविजन, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे नहीं मिलेगा, शिप्स एंड वेसल्स पे, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स पे नहीं मिलेगा, और कोई भी ऐसी मशीनरी जिन पर 100% डिडक्शन आपने ऑलरेडी क्लेम कर ली है उन पर भी नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर अब मुद्दे पे आ दो और हमें बता दो कि एडिशनल डेप्थ का रेट है क्या। सो राइट डाउन द रेट ऑफ एडिशनल डेप्थ, मुझे लगता है थर्ड था ना, फोर्थ पॉइंट, द रेट ऑफ एडिशनल डेप्थ, द रेट ऑफ एडिशनल डेप्थ इज 20%। एडिशनल डेप्थ का रेट कितना है? 20% है। इज दैट क्लियर? इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर less than 180 days during the previous year, then 10% depreciation, 10% additional depreciation shall be allowed। क्या समझे? मैंने कहा अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है तो वो एसेट मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया ना वो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है। अगर लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है तो क्या 20 पूरा मिलेगा या उसका भी आधा होगा? उसका भी हाफ होगा। जैसे नॉर्मल रेट का हाफ होता है वैसे एडिशनल डेट का भी हाफ हो जाएगा, यानी 10। तो क्या बाकी का रिमेनिंग 10 तो खराब हो जाएगा? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन की डिडक्शन एडिशनल डेट की डिडक्शन में कंडीशन में लिखा हुआ है उसी साल मिलती है जिस साल आपने एसेट को परचेज किया है, पुट टू यूज किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में अगर पुट टू यूज किया है, परचेज किया है, तो आपको इसी साल मिलना था, और उस साल अगर 10 मिला तो बाकी का 10 तो बर्बाद हो गया आपका। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा बाकी का 10 आप अगले साल ले लेना। कब ले लेना? नेक्स्ट ईयर। तो आप नेक्स्ट ईयर में बाकी का रिमेनिंग 10% ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? मैं लिख देता हूं, एंड द बैलेंस 10%, बैलेंस 10% can be claimed by SSC in the next previous year। Is that clear everyone? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ना ये आपको कैसे मिलता है ये मैंने आपके साथ चर्चा की। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको कुछ कंडीशंस पूरी करने पर मिलता है। आपकी वन ऑफ द कंडीशन जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये कि एडिशनल डेप्थ सिर्फ 20% मिलता है। अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया तो 10% मिलेगा, ठीक है। और बैलेंस 10 कब मिलेगा? दैट कैन बी क्लेम बाय एसएससी इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। इज दैट क्लियर? एडिशनल डेप्थ जो है एक ही बार ही मिलेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। एडिशनल डेप्थ can be claimed only once at the time of purchase and installation। सिर्फ एक ही बार मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? एक ही बार मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो एडिशनल डेप्थ सिर्फ वंस अलाउड होगा एट द टाइम ऑफ परचेज एंड इंस्टॉलेशन। आओ दोस्तों, टॉपिक हो गया है खत्म। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12। G1 Limited is engaged in the business of manufacturing of computer hardware since 1988। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये 3 तरह के ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। प्लांट ए एंड सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट परचेज किए हैं, ये सेल किया है, ओके। ए एंड सी आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग May 23 and put to use during September 23, ठीक है। However, plant B is put to use in the last week of the March 24। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है कि जो प्लांट बी है इसका हाफ रेट मिलेगा, यही कहना चाहता है। और जो ए और सी है ये सितंबर में पुट टू यूज हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या ये पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा ही बनेगा? हाँ। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12। कंप्यूटेशन ऑफ depreciation and additional depreciation।
कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, 3 तरह के ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। आपके पास ओपनिंग WDV दी हुई है। क्या दी हुई है? ओपनिंग WDV दी हुई है ब्लॉक वाइज। बताओ कितनी दी हुई है? ओपनिंग WDV दी हुई है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। क्या डेप्रिशिएटेड वैल्यू ओपनिंग WDV एक ही बात होती है? हाँ, 18 लाख रुपए। कितनी दी हुई है? 18 लाख रुपए। और क्या दिया है? ये दिया है 25 लाख रुपए। और क्या दिया है? ये दिया है 5 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गए। अब आपको एडिशंस दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर। क्या एडिशनल डेप इन पर मिलेगा? इन पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर के परचेज और इंस्टॉलेशन वाली चीजों पर मिलता है। तो इसका मतलब है इन तीनों पर मिलेगा बस। ठीक है, प्लस एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मुझे बताओ, प्लांट ए और सी जो उसका पुट टू यूज कब है? सितंबर 23 में। तो क्या मोर देन 180 डेज हो गया? हाँ। प्लांट बी का क्या होगा? लेस देन 180 डेज। तो प्लांट ए और सी, प्लांट ए और प्लांट सी, इनका तो 180 डेज से ज्यादा है, तो इनको तो फुल रेट लगा दो। बोलो हाँ या ना। तो प्लांट ए की वैल्यू कितनी है? प्लांट ए की वैल्यू 57 लाख और प्लांट सी की वैल्यू कितनी है? 17 लाख। इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। और प्लांट बी जो है ना वो हाफ रेट वाला है, तो इस पे मैं हाफ लिख देता हूं। ठीक है, प्लांट बी हाफ रेट वाला है क्योंकि उसको पुट टू यूज मार्च 24 में किया है, हाफ रेट। तो ये कितनी वैल्यू है? 4 लाख। 4 लाख रुपए यहां पे आ गया। मुझे बताओ, वैल्यू ब्लॉक आ जाएगा? वैल्यू ब्लॉक आ जाएगा। कितना आ गया? 75 लाख, 29 लाख, 22 लाख। अब क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। आपने कुछ ड्यूरिंग द ईयर बेचा भी है? हाँ, 8 लाख, 2870 और 42 लाख। अब बताओ क्या आएगी मेरी क्लोजिंग WDV? 67 लाख, 30,000 और ये तो नील ही हो गई ना। नेगेटिव आना मतलब नील। कैपिटल गेन तो निकाल ही नहीं रहे ना। हाँ, कैपिटल गेन बनेगा इसमें, बट हम लोगों ने कैपिटल गेन थोड़ी ना निकालना है अभी फिलहाल। ठीक है, अभी हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में कैपिटल गेन मांगा ही नहीं तो क्यों देना है? ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जितना मांगे उतना ही देना है। क्लोजिंग WDV। मुझे बताओ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इस पर तो फुल लगना है, 67 पर पहले फुल लगा दो। कितना परसेंट है? 15। तो 67 लाख का 15%, बताओ कितना आया? 10,05,000। कोई डाउट? अब बताओ इस 30,000 रुपए पर कितना रेट लगाएं? क्या क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है ये ओल्ड प्लांट बेचे हैं, इसका मतलब नए प्लांट नहीं बिके, और ये हाफ रेट वाली मशीन है, तो क्या ये 4 लाख में से ही 30,000 रुपए आए होंगे? हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। बोलो 4 लाख में से ही 30,000 आए होंगे? यस। तो 30,000 का क्या होगा? 30% नॉर्मल रेट है, तो 15% हाफ रेट हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 4500। कितना हो गया ये? 4500। और ये तो नीली हो गया भाई। WDV नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? नॉर्मल तो नहीं आएगा, एडिशनल आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी WDV की वैल्यू है या नहीं। एडिशनल डेप कॉस्ट पे लगना है, WDV पे नहीं लगना है। क्या ये बात समझ में आई? ओके। एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट ए का 57 लाख रुपीस पर पूरा 20% लगा देंगे। बोलो यस और नो। तो ये आ गया मेरे ख्याल से 11,40,000। बताओ प्लांट बी का बताओ। प्लांट बी जो खरीदा है वो 4 लाख रुपए का खरीदा है, बट आपका ये हाफ वाला है। कितना वाला है? हाफ वाला। तो 20 की जगह पे कितना लगेगा? 10। तो ये हो गया 40,000। अब मुझे बताओ, जो 17 लाख का प्लांट खरीदा है ये फुल रेट पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लोजिंग WDV 0 है। हम अकाउंट्स वाले लॉजिक से तो चल ही नहीं रहे ना यार। अगर आप कहीं अकाउंट्स वाला लॉजिक लगा रहे हो तो भाई परेशान होगे। अकाउंट्स वाला लॉजिक है ही नहीं इसके अंदर। WDV 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन इसलिए दिया जाता है ताकि आप डिडक्शन क्लेम कर लो, P&L अकाउंट में खर्चों को डेबिट कर दो, प्रॉफिट को कम कर लो, ताकि गवर्नमेंट कहता है आप टैक्स का बेनिफिट ले लो। गवर्नमेंट टैक्स का बेनिफिट देना चाहती है। 17 लाख रुपए का
20%, कितना आएगा? ये आ गया 3,40,000। दैट्स इट। तो मुझे बताओ टोटल डिप्रिसिएशन क्या आएगा? ये है गया टोटल 3,40,000, ये कितना आ गया? ये हो गया 44,500। और बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया 21,45,000। ये हो गया हमारा टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये हमारा 21, 45, 44, 500, 340, ये हमारा एडिशनल डिप्रिसिएशन इन द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। होमवर्क देना चाहता हूं, करोगे? क्वेश्चन नंबर 13, 14 आप लोगों को होमवर्क करना है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं। टॉपिक हो गया है समाप्त। अगली क्लास में पहले ये क्वेश्चन के होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं होमवर्क जरूर करना है। ठीक है, 13, 14 होमवर्क करो और अगली क्लास में डिप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में आगे के टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन।